हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीआईबी के सेकंड पेपर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स की 7th यूनिट बेसिक अकाउंटेंसी प्रोसीजर्स। इस यूनिट में हम मेनली कुछ कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन पढ़ने वाले हैं जो अकाउंटिंग में यूज किए जाते हैं। कंसेप्ट्स वो अजम्पशन और कंडीशन हैं जिन पर अकाउंटिंग बेस्ड है। पहला है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि जब भी हम बिजनेस की अकाउंटिंग बुक्स में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो वो कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं। मान लीजिए आपने अपने बिजनेस के लिए कोई मशीन खरीदी है, तो जो भी आपका खर्चा हुआ है इसे खरीदने में, लाने में और इंस्टॉल करने में, जो आपकी कॉस्ट आई है, हम अकाउंटिंग बुक में वही कंसीडर करेंगे, वही रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंटिंग बुक को इसकी मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी जो कॉस्ट है वही रहेगी। हर साल जो डेप्रीशिएशन चार्ज होगा वो इस पर हर साल चार्ज होता रहेगा, उसकी वैल्यू टाइम के साथ कम होती जाएगी। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हम बिजनेस बुक में रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड करते हैं, वो मनी के टर्म में ही रिकॉर्ड होंगी। आपने कितनी सेल की है, कितना प्रोडक्शन किया है, कितने वेजेज सैलरी बांटे हैं, वो सब मनी के टर्म में ही रिकॉर्ड होंगे। मान लीजिए आपकी सेल हुई है 5 लाख रुपए की, तो आपकी सेल को हम मनी के टर्म में 5 लाख लिख रहे हैं। यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे कितनी सेल हुई है, कितने की सेल हुई है, तो हम केवल पैसे की बात करेंगे अकाउंटिंग में। और जिन चीज़ों को हम मनी के टर्म में कैलकुलेट नहीं कर सकते, जैसे किसी मैनेजर की स्टेट ऑफ हेल्थ है, वो तो हम मनी के टर्म में कैलकुलेट नहीं कर सकते, जबकि एक मैनेजर की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कंपनी के लिए, तो हम उसे कैलकुलेट यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यहाँ सिर्फ मनी के टर्म में ही रिकॉर्ड करेंगे, जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो बिजनेस होता है और उसे चलाने वाला जो बिजनेसमैन होता है, ये दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। अगर बिजनेसमैन मान लीजिए 5 लाख रुपए लेके बिजनेस स्टार्ट करता है, तो जो ये 5 लाख होंगे, ये बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी हो गई जो उसे बिजनेसमैन को वापस करनी है। अकाउंटिंग में बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं, क्योंकि बिजनेस भी एक तरह का आर्टिफिशियल पर्सन है। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी हमारा रेवेन्यू है, हम उसे रेवेन्यू तब ट्रीट करेंगे, तब हम मानेंगे कि रेवेन्यू रियलाइज कर लिया है, जब जो भी हमने मान लो गुड्स बेचे हैं उनके प्रॉपर्टी राइट्स बायर के पास पहुंच जाएं और वो लीगली लायबल हो जाए पे करने के लिए, तभी हम मानेंगे कि हमारा रेवेन्यू रियलाइज हो गया है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो डबल इफेक्ट रखता है। यदि कहीं क्रेडिट होगा तो कहीं डेबिट भी होगा। सेम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कोई बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है 5 लाख रुपए से, तो ये 5 लाख रुपए कैश हैं, ये बिजनेस में क्या हो गए, एक एसेट हो गए। ये कैश है बिजनेस में, तो ये एक एसेट है। वहीं ये 5 लाख रुपए लायबिलिटी भी है जो बिजनेसमैन को वापस करना है। तो ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी भी हो गई और कैश अवेलेबल है, तो ये एसेट भी हो गया। मतलब ये डबल इफेक्ट रख रहा है, एक जगह क्रेडिट होगा, एक जगह डेबिट होगा। अगला कॉन्सेप्ट है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हम बिजनेस में केवल पास्ट हैपनिंग्स ही रिकॉर्ड करेंगे। जो इवेंट हो चुके हैं सिर्फ हमें उन्हें ही रिकॉर्ड करना है। मान लीजिए आपने अपनी कंपनी के लिए कोई बिल्डिंग खरीदी है 1 करोड़ रुपए की, तो जब आप ये 1 करोड़ रुपए पे कर देंगे और बिल्डिंग एक्वायर कर लेंगे, तभी वो रिकॉर्ड होगी विद डेट। डेट के साथ ये रिकॉर्ड होगी जब आप इसे एक्वायर कर लेंगे। मतलब जो पास्ट हैपनिंग्स होंगी हम केवल उन्हें ही रिकॉर्ड करेंगे। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी बिजनेस होता है वो एक लंबे टाइम के लिए होता है। बिजनेस चलता रहेगा और उसके हिसाब से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते रहेंगे। इसमें क्या होता है कि जो भी आपके एक्सपेंस होते हैं, जो भी आपने खर्चा किया है, अगर वो 1 साल के अंदर कंज्यूम हो जाता है तो वो एक्सपेंस है। लेकिन अगर 1 साल से ज़्यादा रहता है तो हम उसे एसेट कंसीडर करेंगे। मतलब 1 साल में कंज्यूम कर लिया तो एक्सपेंस, 1 साल से ज़्यादा के लिए है तो उसे एसेट मान लेंगे। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी आप किसी अकाउंटिंग पीरियड के लिए इनकम कैलकुलेट करते हैं तो एक्सपेंस भी आपको
सिर्फ उतने ही पीरियड के लिए कैलकुलेट करना है, मतलब ये दोनों हमेशा मैचिंग में रहेंगे। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो बिजनेस होता है वो एक लॉन्ग रन के लिए होता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि आप 1 महीने के लिए बिजनेस कर रहे हैं या 2 महीने के लिए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। बिजनेस आप करेंगे तो एक लंबे टाइम के लिए करेंगे, और हर अकाउंटिंग पीरियड के लिए आपको अकाउंट का मेंटेनेंस रखना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो अकाउंटिंग में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है कन्वेंशन। कन्वेंशन वो कस्टम और ट्रेडिशन हैं जो जनरली एक्सेप्ट किए जाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट करने के लिए। पहला है अकाउंटिंग ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये कन्वेंशन कहता है कि आप जो भी एंट्री करते हैं वो इस तरह से करनी चाहिए कि वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है ऑनेस्टली प्रोवाइड करे। इसमें आप कुछ भी छिपा नहीं सकते। जो भी आपकी बिजनेस की एक्टिविटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको ऑनेस्टली प्रोवाइड करनी है आउटसाइडर्स को। मतलब इस कन्वेंशन के हिसाब से देखें तो सीक्रेट रिजर्व जैसा कोई फंड आप मेंटेन नहीं कर सकते जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी कहता है कि इसमें जो भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको रिकॉर्ड करनी है, मतलब आपको सारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है इसमें। और जो भी इनसिग्निफिकेंट आइटम है, बहुत ही छोटे आइटम हैं, उन्हें आप सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इनसिग्निफिकेंट आइटम वो होते हैं जिनकी टोटल वैल्यू 10-15% से भी कम है। नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये कन्वेंशन क्या कहता है कि जब आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो जितने भी आपके पॉसिबल लॉसेस होते हैं, जो आपको लगता है ये फ्यूचर में लॉस पॉसिबल है, तो उनको तो आप कंसीडर करते हैं, लेकिन जो एंटिसिपेटेड प्रॉफिट होते हैं आपको लगता है ये प्रॉफिट हो सकता है, उनको आप इग्नोर कर देते हैं। मतलब प्रॉफिट तो आप कंसीडर नहीं करेंगे लेकिन जो लॉसेस हैं वो आप कंसीडर करेंगे। जैसे आपके डाउटफुल एसेट होते हैं, जो एनपीए वगैरह हमने पढ़ा हुआ है, बैंक में है, जो भी आपके डाउटफुल एसेट होते हैं उनके लिए क्या करते हैं, हम प्रोविज़न करते हैं, या हम कुछ कंटिजेंसी रिजर्व रखते हैं कि कोई आकस्मिक खर्चा आ जाता है तो उसके लिए भी हम कंटिजेंसी रिजर्व रखते हैं। प्रोविज़न करते हैं कि अगर हम ये लॉस हो गया तो उसके लिए हम पहले से प्रोविज़न करके रखते हैं। तो हमें लॉस को तो कंसीडर करना है, प्रॉफिट को नहीं करना है जो फ्यूचर में होने वाला है। लास्ट कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। ये कन्वेंशन है कंसिस्टेंसी का। कंसिस्टेंसी मतलब आप अगर अकाउंटिंग में कोई मेथड यूज कर रहे हैं तो आप उसमें कंसिस्टेंट रहेंगे, वही मेथड आप फ्यूचर में भी यूज करेंगे। मान लीजिए आप जैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो फ्यूचर में भी आप स्ट्रेट लाइन मेथड ही यूज करेंगे। और अगर कभी ज़रूरत पड़ती भी है आपको मेथड चेंज करने की, तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी आपको शो करना पड़ेगा अपनी अकाउंटिंग बुक में। नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न एंटिटी। इसमें क्या है, बिजनेस को एक गोइंग कंसर्न माना जाता है कि बिजनेस लंबे टाइम के लिए चलेगा, और जो भी आपका एक्सपेंस होगा अगर आप उसे 1 साल के अंदर कंज्यूम कर लेते हैं तो वो एक्सपेंस होगा, और अगर 1 साल से ज़्यादा के लिए रहता है तो आप उसको एसेट कंसीडर करेंगे। पहले भी डिस्कस किया है, इस यूनिट का वेटेज 1 से 2 नंबर का है, तो ज़्यादा डिटेल में आपसे पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, थोड़ा सा जो भी शब्द है उनका मतलब पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट टॉपिक है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम वही है कि आप जब भी कोई एंट्री करते हैं अकाउंटिंग में तो वो 2 जगह होती है, एक जगह डेबिट होगी तो एक जगह क्रेडिट होगी। सिंगल साइडेड एंट्री में एक जगह एंट्री होती है, डबल एंट्री सिस्टम में 2 जगह होती है। डेबिट करेंगे तो आपको क्रेडिट भी करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। जैसे मान लीजिए आपने अपने बिजनेस में से 50,000 रुपये निकाले और कोई फर्नीचर खरीद लिया बिजनेस के लिए, उसमें क्या होगा, एक तो आपका कैश कम हुआ है और दूसरा एक फर्नीचर आपका एसेट आ गया है, तो एक जगह डेबिट होगा एक जगह क्रेडिट होगा। नेक्स्ट यूनिट में हम डेबिट क्रेडिट पढ़ेंगे कि कौन सा अकाउंट कब डेबिट होता है कब क्रेडिट होता है, वहाँ डिटेल में देखेंगे इसको। नेक्स्ट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड रियलाइजेशन। सेम जो पहले बताया था वही है। रेवेन्यू को हम तभी रियलाइज मानेंगे जब वो एक्चुअली में रियलाइज हो जाएगा। अकाउंटिंग फ्यूचर में नहीं होती, पास्ट में होती है। जब रियलाइज हो जाएगा तभी हम उसे मानेंगे कि रेवेन्यू रियलाइज हो गया। हो जाएगा जैसी कोई चीज़ यहाँ नहीं होती। इसी के साथ ये यूनिट फिनिश हो गई। नेक्स्ट लेक्चर से बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट स्टार्ट होने वाली है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।